फ्रेंड्स, ये स्टोरी का आखिरी भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हर रोज का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मीर ने जीतू को घर के अंदर भेज दिया और खुद वहां से चला गया। रात हो चुकी थी और सनी अकेले फ्लैट में परेशान बैठा हुआ था क्योंकि अब तक मीर का कोई भी फ़ोन कॉल नहीं आया था और वो अपने साथ किसी को लेकर भी नहीं गया था। सनी काफ़ी परेशान हो चुका था। उसने मीर को कॉल किया तो उसका कॉल लगा ही नहीं। अब सनी के लिए इंतज़ार करना मुश्किल था, इसलिए वो खुद ही बाहर जाने के लिए फ्लैट से निकला, पर मीर के लोगों ने उसे कहीं भी बाहर जाने से रोक दिया। तभी उन सब ने देखा कि मीर लिफ्ट से बाहर आ रहा है। मीर को देखते ही सनी को गुस्सा आ गया। तू अब तक कहाँ था और तेरा फोन लग क्यों नहीं रहा था? मीर के करीब आते ही सनी ने उससे कहा तो मीर उसे अपने साथ अंदर ले गया और बोला, फोन बंद है। और रास्ते में कहते हुए उसने सनी की तरफ देखा तो सनी ने एकदम से कहा, रास्ते में? क्या हुआ रास्ते में? रास्ते में रजत मिल गया था, बस उसने मेरा रास्ता रोक लिया था, इसलिए मैंने। मीर बस इतना ही कह पाया था कि सनी फिर बीच में परेशान होते हुए बोल पड़ा, क्या किया तूने? ज्यादा कुछ नहीं, बस उसकी एक टांग तोड़ दी और देवांगन के घर के सामने उसे फेंक आया, मीर ने कहा और अपने कमरे में चला गया। सनी उसे आवाज देता ही रह गया, पर मीर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और वो वहां से चला गया। सनी ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर अपना सिर हिलाते हुए वो भी अपने कमरे में चला गया। दूसरी तरफ देर रात को देवांगन हल्के नशे में घर पहुंचा तो सामने रजत को बेसुध देख वो हैरान हो गया। देवांगन ने पास जाकर उसे आवाज दी, पर वो जरा भी नहीं हिला। देवांगन ने झुककर उसकी सांसें चेक की तो वो चल रही थी, वो बस बेहोश था। अंदर जाकर वो एक मग में पानी ले आया और एकदम से रजत के मुंह पे मारा। रजत ने एक चीख के साथ अपनी आंखें खोली और अपना पैर पकड़कर वो दर्द से तड़पने लगा और वो अपनी बची कुची शक्ति भी खोने लगा था। देवांगन को उसके ऊपर बेहद गुस्सा आया और उसने लात मारकर साइड कर दिया और अंदर चला गया। अगली सुबह जब देवांगन की नींद खुली तो उसे रजत का ख्याल आया और वो जल्दी से बाहर आ गया, पर बाहर कोई भी नहीं था। उसने अपना फोन निकाला और रजत को कॉल करने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। देवांगन परेशान हो गया और उसने अपने लोगों को कॉल करके रजत को ढूंढने के लिए कह दिया। अंधेरा होने को आया था, पर देवांगन के आदमियों को रजत कहीं भी नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ मीर एक अजीब सी खंडहर वाली जगह पर था और उसके ठीक सामने कुर्सी पर रजत बैठा हुआ था। वो बंधा हुआ नहीं था, पर फिर भी वो इस काबिल भी नहीं था कि वो यहाँ से या फिर मीर से बचकर भाग सके। रजत के चेहरे पर उसका दर्द और आंखों में अजीब सा डर साफ दिखाई दे रहा था। मीर ने रजत के सामने रखी चेयर पर बैठते हुए अपने होठों पर सिगरेट रखा और उसे लाइटर की मदद से जला लिया। मीर ने रजत के मुंह में सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, अब सीधे सीधे बताएगा कि देवांगन के दिमाग में क्या चल रहा है और तूने उसके और उसके बाप के राज के सबूत कहाँ छुपा रखे हैं, वरना अभी के अभी तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा, क्योंकि जान जाने में अभी वक्त है। रजत की आंखें बड़ी हो गई और वो हकलाने लगा। मीर ने चेयर से उठते हुए अपने सिगरेट नीचे फेंक दी और उस पर पैर रखकर वो रजत के करीब आ गया। रजत ने एकदम से कहा, मैं सब बताता हूँ, सब कुछ। बक, मीर ने कहा और उसे घूरने लगा। नितेश ने तेरे खिलाफ क्या प्लानिंग की है ये मुझे नहीं पता, पर उसके और उसके बाप के खिलाफ मेरे पास जितने भी सबूत हैं वो मेरे दिल्ली वाले फ्लैट में मेरी गर्लफ्रेंड के पास है। रजत ने हल्के गुस्से में कहा। उसे नितेश देवांगन पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने रात में जिस तरह से रजत के साथ बिहेव किया था, उसके बाद तो वो उसके लिए अपनी जान खतरे में बिल्कुल भी नहीं डालने वाला था। मीर ने किसी को कॉल करके उसे दिल्ली जाने के लिए कह दिया। फोन पर बात करने के बाद मीर रजत की तरफ पलटा और तिरछी मुस्कान के साथ ही उसने रजत की आंखों में देखते हुए कहा, सॉरी। मीर की आंखों में देखते ही रजत डर से कांपने लगा और अगले ही पल वो एकदम से बेसुध हो गया क्योंकि उसकी सांसें थम चुकी थी। मीर ने उसके गले की नस पर ब्लेड चला दी थी। मीर ने अपनी ब्लेड की तरफ देखा जो उसकी 2 उंगलियों के बीच फंसा हुआ था। वो ब्लेड जितना छोटा था उतना ही तेज भी।
उसने उस ब्लेड को सावधानी से रजत के कपड़े से साफ करते हुए कहा, आई लाइक साइलेंस। कहकर उसने वो ब्लेड अपनी उंगलियों में घुमाना शुरू कर दिया और वहां से बाहर आया तो वहां उसके कुछ आदमी खड़े हुए थे। इसकी हड्डियां भी किसी को नहीं मिलना चाहिए, मीर ने बिना अपने आदमियों की तरफ देखे ही उनसे कहा, और वो अपने हाथ में ब्लेड घुमाता हुआ आगे बढ़ गया। जब तक वो अपनी गाड़ी के करीब पहुंचा, उसके हाथ में मौजूद ब्लेड गायब हो चुका था और वो अपनी गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गया और अगले ही पल वो गाड़ी वहां से निकल गई। मीर रजत को आधी रात में ही उठा लाया था। उसे देवांगन की फितरत अच्छे से पता थी कि वो रजत को वैसे ही छोड़ देगा, और हुआ भी वही। रजत बेहोशी की हालत में वहां पड़ा था। मीर को फिलहाल उससे काम था, इसलिए वो उसे वहां से ले गया और उसके आदमी ने उसे टेम्परेरी दवा दे दी जिससे उसे दर्द ना हो और वो रिलैक्स रह सके। मीर ने कुछ सोचते हुए गाड़ी रुकवा ली और अपने लोगों को उसने गाड़ी से बाहर निकाल दिया और अकेले ही वो गाड़ी लेकर वहां से चला गया। वहीं मीर के लोग अब भी वहीं खड़े मीर को जाते देख रहे थे। फिर वो भी वापस उसी जगह चले गए जहां बाकी के लोग थे। मीर सीधे जूही के घर की तरफ चला गया। घर पहुंचकर मीर ने देखा तो दरवाजा खुला था। मीर को हैरानी तो हुई, पर वो सीधे अंदर चला गया। मीर ने देखा जूही और जीतू दोनों शतरंज खेल रहे थे और उनका ध्यान बिल्कुल भी आसपास नहीं था और ना ही उन्हें मीर के आने की कोई खबर हुई। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मीर ने उन दोनों से पूछा। अचानक से आई आवाज से जूही और जीतू दोनों ही चौंक गए, पर मीर को वहां देखकर उन दोनों ने खुद को शांत किया। फिर जूही ने मीर को घूरते हुए कहा, तुम अंदर कैसे आए? मीर ने अपने कदम जूही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऐसे अपने दोनों पैरों से चलकर। मीर की बात सुनते ही जूही ने अपनी आंखें छोटी करते हुए चिढ़कर कहा, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? तुमसे मिलने, मीर ने मुस्कुराकर कहा, पर मुझे नींद आ रही है। कहते हुए जूही ने झूठ मूठ की जम्हाई ली, जिस वजह से मीर उसे घूरने लगा और जीतू अपना सामान समेटकर वहां से चला गया। जीतू अपने रूम में जा चुका था। जूही ने भी अपनी पलकों को झपकाते हुए मीर को दरवाजे की तरफ जाने का इशारा किया। दरवाजा बंद कर दिया है मैंने, मीर ने जानबूझकर ये कहा, जैसे उसने जूही के इशारे को गलत समझ लिया हो। मैं तुम्हें जाने के लिए कह रही हूँ, जूही ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहा। मीर को वैसे ही अब भी अपनी जगह पर खड़े देख जूही खुद ही अपने रूम में जाने लगी, पर मीर ने झट से उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींचकर उसने तुरंत ही उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि जूही को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, और जब उसे होश आया तो वो मीर की बाहों में थी। उसके हाथ मीर के गर्दन पर लिपटे हुए थे और उसे ही एकटक नजरों से देख रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम? जूही हकलाकर कहती है तो मीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें नींद आ रही है ना? मुझे लगा तुम अपने रूम तक जाते जाते नींद की वजह से कहीं गिर ना जाओ, बस इसलिए तुम्हारा मीर अपनी जूही की हेल्प कर रहा है रूम तक जाने में। कहते ही मीर ने आई विंक की तो जूही की आंखें बड़ी हो गई। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, जूही ने तपाक से कहा तो मीर ने उसके चेहरे के करीब आते हुए कहा, सच में? मीर को ऐसे देख जूही की हालत ही खराब हो रही थी। उसने एकदम से हड़बड़ा कर कहा, मुझे नींद आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मुझे सोना है। जूही को यूं हड़बड़ाते देख मीर के होठों की मुस्कान बड़ी हो गई और वो वैसे ही जूही के रूम की तरफ बढ़ गया। मीर के हर बढ़ते कदम के साथ जूही के दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी, पर उसने अपना मुंह नहीं खोला और ना ही उसने मीर को रोकने की कोई कोशिश भी की। रूम में पहुंचते ही मीर ने जूही को बेड पर लिटा दिया। जूही तो बस मीर को ही निहार रही थी। मीर भी जूही के एकदम पास चेयर लाकर उस पर बैठ गया। अब मुझे घूरना बंद करो, तुम्हें तो नींद आ रही थी ना? मीर ने हल्की नाराजगी जताई तो जूही ने झट से उस पर से अपनी नजरें हटा ली। मीर की मौजूदगी में अब वो सोती भी कैसे? पहले ही उसे नींद आ रही थी और अब तो उसकी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी, वो भी सिर्फ मीर की वजह से। मीर ने अपना हाथ बढ़ाकर जूही के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? मीर की बात सुनते ही जूही ने झट से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, आ रही है। मीर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। वो एकटक नजरों से जूही को देख रहा था और उसके होठों पर बेहद प्यारी मुस्कान थी। मीर अपनी जगह से उठा और जूही के करीब जाकर उसके माथे को अपने होठों से छू लिया, जिससे जूही का चेहरा लाल हो गया, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वो दिखाना चाहती थी कि वो सो रही है, पर जूही की शक्ल देखते ही मीर के होठों पर खुद को मुस्कुराने से ना रोक पाए।
मीर वापस अपनी चेयर पर बैठ गया और कुछ देर बाद मीर ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर चेयर पर टिका लिया। जूही अब भी जागी हुई थी। काफी देर से कोई हलचल ना होने की वजह से जूही ने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही जूही की नजर सीधे मीर पर पड़ी, जो सो रहा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थी। जूही के चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। कोई इतना सीरियस होकर कैसे सो सकता है, जूही ने मन ही मन कहा, और वो तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और मीर को एकटक देखने लगी। वो उसे उठाकर कहना चाहती थी कि वो जीतू के पास जाकर आराम से सो जाए, क्योंकि एक चेयर पर इस तरह उसका सोना जूही को ठीक नहीं लगा। काफी देर तक जूही वहीं खड़ी मीर को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती, फिर पीछे खींच के अपने नाखून चबाने लगती। लगभग 15 मिनट तक वो यूं ही खड़ी सोचती रही। फिर फिर वो वापस बेड की तरफ बढ़ी। अभी जूही ने अपना पहला कदम ही बढ़ाया था कि इतने में ही मीर ने अपनी आंखें खोल ली। असल में मीर सोया नहीं था, वो बस किसी सोच में था। आंखें खोलते ही मीर ने जूही की कलाई पकड़कर उसने अपनी तरफ खींच लिया। मीर के ऐसे खींचने की वजह से जूही तुरंत ही मीर की गोद में जा बैठी। अचानक से हुए इस हादसे से जूही एकदम से घबरा गई, और जिस वजह से वो मीर के सीने से जा लगी, उसके सांसों के साथ उसकी धड़कनें भी काफी तेज चल रही थी। जूही के बाल पूरे बिखर कर मीर के चेहरे पर आ गए थे। मीर ने जूही के बालों को अपने चेहरे से हटाया और प्यार से जूही के कान में कहा, इतना क्या सोच रही थी मेरे पास आने से पहले। जूही की आंखें पहले ही बंद थी, और मीर बात सुनने के बाद उसने अपनी आंखें खोल ली और मीर की तरफ देखने लगी। मीर बस जूही को ही देख रहा था, जो इस समय किसी छोटी सी बच्ची की तरह क्यूट लग रही थी। मीर से नजरें मिलते ही जूही ने अपनी नजरें इधर उधर करते हुए कहा, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ रही थी, बस तुम सो रहे थे और मैं जाग रही थी, तो बस मन किया तुम्हें भी जगा दूं। तुम मेरे बिना सो भी कैसे सकते हो। फ्लो फ्लो में जूही क्या बोल गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं मीर भी हैरानी से जूही की तरफ देखने लगा। जूही को जब ख्याल आया तो उसकी धड़कनें एकदम से रुक गई। उसने बात संभालने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उससे पहले ही मीर बोल पड़ा, तो सुलाना अपने साथ। मीर की बात सुनते ही जूही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। जूही ने अपनी बात कहनी चाही, पर मीर ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। जूही एकदम से खामोश हो गई और अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाकर वो एकटक मीर को देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। उसके फेस पर हल्की सी स्माइल थी, पर अगले ही पल उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। जूही बस अपलक मीर को ही देख रही थी। तभी मीर का फोन बजने लगा। वहीं दूसरी तरफ देवांगन बेचैनी से अपने रूम में चहलकदमी कर रहा था। उसके एक हाथ की उंगलियों के बीच एक सिगरेट फंसी हुई थी, और वो सिगरेट के कस लेते हुए अपने फोन को बेचैनी के साथ बार बार देख रहा था, मानो उसे किसी के कॉल का बेसब्री से इंतजार हो। कुछ देर बाद ही देवांगन की बेचैनी कम हो गई, जब उसके फोन की बेल बजी। देवांगन ने तुरंत ही कॉल रिसीव कर लिया। कॉल रिसीव होते ही सामने से आवाज आई, भाई, आपने होटल वाली लड़की के बारे में पता करने के लिए कहा था, उसका पता चल गया है। मैं उसी के घर के बाहर खड़ा हूँ, और मीर भी यही है। सामने वाले शख्स की पूरी बात सुनते ही देवांगन के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। तुम उस घर में तुरंत 2 बम लगवा दो। वो बम भी सिर्फ उस घर को और उसके अंदर मौजूद लोगों को ही खत्म कर सके, उतना ही पावर का होना चाहिए। और मन्ना को बोलो कि वो भी अब उस सनी का काम तमाम कर दे। पाटिल तो पहले ही अपनी साइड है। कहकर देवांगन मुस्कुरा दिया और उसने आगे कहा, मैं खुद अपने सामने उस घर को और उसमें मौजूद लोगों को खत्म होते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए मेरे आने तक सिर्फ बॉम्ब फिक्स होना चाहिए और कुछ नहीं। जी भाई, सामने से कहा गया, और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। देवांगन तुरंत उसी समय अपने घर से बाहर निकल गया। वो अभी अपनी पर्सनल कार में बैठा ही था कि इतने में ही उसके फोन की बेल बजी। देवांगन ने देखा तो उसके ही एक ऑफिसर का कॉल आ रहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव करते हुए कहा, बोलो जय, इस समय क्यों कॉल किया। सर, पाटिल का किसी ने मर्डर कर दिया है, जय ने कहा। व्हाट। जय की बात सुनते ही देवांगन के मुंह से निकला, यस सर, अभी अभी उनके घर से ही उनकी लाश मिली है। वहां ना ही कोई गार्ड था और ना ही कोई सर्वेंट। जय ने देवांगन को पूरी बात बताई। ठीक है, तुम कुछ देर वहां संभालो, मुझे जरूरी काम है। देवांगन ने खुद को शांत करते ही कहा, और उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट करते ही देवांगन ने गुस्से में कहा, मीर, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
कहने के साथ ही उसने तुरंत अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। उसकी गाड़ी के वहां से निकलते ही उसके घर के पीछे छुपा हुआ आदमी बाहर आ गया और उसने तुरंत किसी को कॉल किया और वहां से निकल गया। मीर के फ्लैट के बाहर कुछ लोग खड़े आपस में बात कर रहे थे और आसपास नजरें भी गड़ाए हुए थे। तभी वहां उनके बीच किसी ने एक पत्थर फेंक दिया। वो सभी उस पत्थर को हैरानी से देखने लगे, पर अगले ही पल वो धीरे से ब्लास्ट हुआ और उसमें से धुआं निकलने लगा। वो सारे आदमी अब भी हैरान थे और पल भर में ही वो सारे आदमी वहीं निढाल हो गए। उनके गिरते ही एक आदमी उनके पास आया और अपने पैरों से उसने उन्हें हिलाकर देखा और उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। देवांगन जूही के घर के सामने खड़ा था और उसके होठों पर मुस्कुराहट के साथ आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तभी उसके बगल में खड़े आदमी ने देवांगन के हाथ में एक रिमोट थमा दिया। देवांगन ने एक नजर अपने हाथ में मौजूद रिमोट की तरफ देखा और फिर अपने सामने मौजूद घर की तरफ। कुछ देर वो खामोशी से सामने की तरफ देखता ही रहा और वहां से नजरें हटाते ही उसकी नजर मीर की गाड़ी पर गई जो वहीं खड़ी थी। अगले ही पल वो जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और गाड़ी में बैठ गया। उसके साथ ही साथ उसके आदमी भी अपनी दूसरी गाड़ी में बैठ गए। अगले ही पल देवांगन ने बिना सोचे समझे रिमोट का बटन प्रेस कर दिया और वो दोनों गाड़ी तुरंत ही वहां से निकल गई। वहीं बटन के प्रेस होते ही एक जोरदार आवाज के साथ जूही का घर पूरी तरह से खत्म हो गया और आसपास के घर भी बुरी तरह से हिल गए। इतने भयंकर आवाज और घरों के हिलने की वजह से सभी अपने घर से बाहर आ गए। जूही के घर में अब सिर्फ धुआं ही धुआं बाकी रह गया था। देवांगन अपनी जीत की खुशी मनाते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी जो उसकी खुशी बयां कर रही थी। देवांगन की गाड़ी के ठीक पीछे उसके आदमियों की गाड़ी थी। वो लोग अभी ब्रिज क्रॉस कर रहे थे। वो ब्रिज काफी हद तक सुनसान थी और रात भी गहरी हो चुकी थी। अचानक उस सन्नाटे भरे रात में एक जोर की आवाज हुई और देवांगन के साथ उसके आदमियों की भी गाड़ी ब्लास्ट हो गई। कुछ हफ्ते बाद एक खूबसूरत सा आइलैंड, वहां समंदर की गहराइयों को देखते हुए एक लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और होठों पर दिल जीत लेने वाली मुस्कुराहट। तभी पीछे से एक लड़की ने आकर उसकी बाह पकड़ ली और उसके कंधे पर उसने अपना सिर रखते हुए कहा, अब तो बता दो तुम हमें इतनी दूर क्यों लाए हो और उस रात वो हमारा घर। उस लड़की की बात सुनते ही लड़के की मुस्कुराहट हल्की हो गई। ठीक उसी वक्त उनके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, मीर। वो आवाज सनी की थी। तुम दोनों को और कुछ काम नहीं है क्या? सनी ने मीर जूही को साथ में देखकर चिढ़ते हुए कहा और उनके पास आ गया और उसके साथ ही जीतू भी था। क्या हुआ? कहते हुए मीर और जूही उनकी तरफ पलट गई। चल वापस, खाना लग चुका है। कहते ही सनी तुरंत पलटने लगा, पर तभी मीर ने एकदम से उसे आवाज लगा दी और कहा, तुम्हारी भाभी को जानना है कि हम वहां से क्यों आ गए इतनी दूर और उस दिन के बारे में। सनी ने जूही की तरफ देखा तो वो उम्मीद भरी नजरों से सनी की तरफ देखने लगी। तो सनी ने जीतू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए उससे कहने लगा, चल हम चलते हैं, इन्हें भूख लगेगी तो ये खुद ही खा लेंगे। कहकर सनी जीतू को अपने साथ वहां से ले गया। अब जूही वापस से मीर को घूरने लगी तो मीर ने मुस्कुराकर अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, ओके ओके बता रहा हूँ। मीर को ऐसे देखकर जूही शांत हो गई और वो भी सामने देखने लगी। तो मीर वहां की पहाड़ी में पैर नीचे करके बैठ गया और उसने जूही को भी अपने पास बैठा लिया। जूही भी मीर के पास बैठ गई और उसने कस कर मीर की बाह पकड़ ली। तुम तो मेरे बारे में जानती ही हो और देवांगन के बारे में भी, मीर ने कहा तो जूही ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिला दिया। ये देखकर मीर ने उसे हल्की सी स्माइल दी और वापस से वो सब के बारे में सोचने लगा जो कुछ भी उस रात हुआ था। फ्लैशबैक। रजत को मारने के बाद मीर अपने आदमियों को छोड़कर जूही के घर के लिए निकल ही रहा था कि इतने में ही उसके फोन पर सनी का कॉल आने लगा। मीर ने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। तभी सामने से सनी ने जल्दी से कहा, मीर तू जिस लड़की के साथ है देवांगन ने उसके बारे में पता लगवाया और उसका पूरा प्लान है कि वो उसे खत्म कर दे। उसने यहाँ भी अपने लोग भेजे हैं मेरे लिए। अब मुझे नहीं लगता है उसे जेल भेजकर कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि वो जल्दी बाहर आ जाएगा और इस बार पता नहीं वो क्या करे। सनी की बात सुनते ही मीर ने गुस्से में कहा, तब तो उसे मरना होगा। कहकर मीर ने खुद को शांत किया और आगे कहा, तू वहां से निकल और मैं तुझे एड्रेस भेज रहा हूँ, वहां पहुंच जाना। कहकर मीर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने सनी की कोई बात ही नहीं सुनी। कुछ देर बाद मीर जूही के घर में था तो उसके फोन की बेल बजी। उसके फोन पर उसके किसी आदमी का कॉल आ रहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। कॉल रिसीव करते ही उसे सामने से आवाज सुनाई दी, बॉस
देवांगन के आदमी ने आप जहां हो उस घर पर बॉम्ब लगवा दिया है। ये सुनते ही मीर की आंखें छोटी हो गई। जैक, तुम उस पर नजर रखो और वहां उनकी जितनी भी गाड़ियां हैं तुम उनमें बम लगवा दो। वहां मौजूद गाड़ी में बम जरूर होगा। उन्हीं के सामान से उनकी मौत होगी। कुछ समझ ना आए तो राका को फोन कर लेना और बाहर मेरी गाड़ी है, उनके जाते ही तुम भी गाड़ी लेकर दूसरी तरफ से मेन रोड पे पहुंच जाना, मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। मीर ने जैक को उसका सारा काम समझा दिया। ओके बॉस कहकर जैक ने कॉल कट करके अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दिया। जैक ने जब देखा कि देवांगन के सारे आदमी बिजी है तो वो उसकी गाड़ी के पास आया और अंदर देखने लगा। गाड़ी के अंदर 4 बॉम्ब और थे, जिनमें से 3 पर टाइमर का ऑप्शन था और एक शायद रिमोट वाला बॉम्ब था। जैक ने सभी आदमियों की तरफ देखा और गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो एक बार में ही खुल गया। उन आदमियों ने अपनी गाड़ी लॉक नहीं की थी। ये देखकर जैक मुस्कुरा दिया और उसने तुरंत ही उन तीनों टाइमर वाले बॉम्ब बाहर निकाल कर नीचे रखे और धीरे से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। जैक ने तीनों में से एक बॉम्ब पर लगभग 1 घंटे बाद का टाइमर लगा दिया और अपने मोबाइल में समय देखा। फिर उसने जल्दी से वापस गाड़ी का दरवाजा हल्के से खोलकर वो बम गाड़ी के सीट के नीचे रख दिया। फिर खुद वहां से दूर हटकर उन पर नजर रखने लगा। कुछ देर बाद ही वहां देवांगन की गाड़ी आकर रुकी तो जैक ने तुरंत अपने पास मौजूद बॉम्ब में से दूसरे पर फिर से टाइम सेट किया, पर इसमें उसने 50 मिनट का टाइमर लगाया हुआ था, क्योंकि पहले बॉम्ब को लगाए हुए 10 मिनट हो चुके थे। फिर उसकी नज़र देवांगन उसके आदमियों पर अपने मोबाइल में शो हो रहे टाइम पर टिक गई। फिर वो देवांगन की गाड़ी के पास गया। उसने देखा गाड़ी में चाबी लगी हुई थी तो वो सभी पर नजर रखते हुए ही उसने चुपके से देवांगन की गाड़ी के बैक सीट के पीछे नीचे उस बॉम्ब को रख दिया। वहीं जूही के घर पर मीर ने कॉल पर बात करने के बाद जूही की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। मीर तुरंत उठा और उसने जूही का हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। पर क्यों, क्या हुआ? जूही ने परेशान होते हुए कहा। पर मीर ने कुछ भी नहीं कहा और जूही को उसके कमरे से बाहर ले जाते हुए उसने उससे कहा, जो चीज़ तुम्हें चाहिए रख लो, क्योंकि हम यहाँ वापस नहीं आएंगे। कहते हुए उसने जूही का हाथ छोड़ दिया और जीतू के रूम का दरवाजा नॉक किया। जूही ने देखा कि मीर कितना सीरियस है तो उसने आगे कुछ भी नहीं कहा और अपने पास उसने सिर्फ 2 तस्वीर रख ली जो उसके दिल के बेहद करीब थी। मीर ने जीतू से अपना सामान रखने के लिए कहा तो वो अपना पूरा बैग पैक करने में जुट गया। मीर ने जब जीतू को अपनी पैकिंग करते हुए देखा तो उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई। मीर जीतू के पास गया, उसने उसके हाथ से बैग छीनकर फेंक दिया। जीतू ने हैरानी से मीर की तरफ देखा तो मीर उसे ही गुस्से से घूर रहा था। जीतू ने मीर को हल्की सी स्माइल दी तो मीर के होठों पर भी स्माइल आ गई और फिर वो जूही को भी जीतू के रूम में ले आया और वो तीनों जीतू के रूम में मौजूद खिड़की से बाहर आ गए। अभी वो कुछ ही दूर चले थे कि इतने में ही पूरा घर ब्लास्ट हो गया। जीतू और मीर ने एक दूसरे की तरफ देखा पर उनके चेहरे पर 1% भी डर नहीं था। वहीं जूही बुरी तरह कांप गई और अगले ही पल उसने घर की तरफ देखते हुए कस के मीर की बाह पकड़ ली। मीर ने तुरंत जूही को थाम लिया और जीतू ने मीर के हाथ में मौजूद तस्वीर को मीर जूही को अपनी बाहों में संभाले हुए ही आगे बढ़ गया। जीतू ने भी एक नज़र अपने घर की तरफ देखा जो खत्म होने पर आतुर था। फिर उसने अपना सिर झटक दिया और आगे बढ़ गया। वहीं घर के बाहर से जैसे ही देवांगन गाड़ी में बैठा, जैक भी उनकी नज़रों से बचकर मीर की गाड़ी में बैठ गया। क्योंकि मीर की गाड़ी लॉक नहीं थी तो जैक को कोई भी परेशानी नहीं हुई। गाड़ी में बैठते ही जैक ने किसी को इशारा किया। ठीक उसी वक्त देवांगन ने गाड़ी स्टार्ट की और निकल गया। उसके पीछे उसके आदमी और उन दोनों के पीछे एक बाइक भी निकल गई। जैक ने भी मीर की गाड़ी टर्न की और वो दूसरी तरफ चला गया जहां मीर उसका इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद जैक ने गाड़ी मेन रोड में रोकी। वो सड़क काफी हद तक सुनसान थी। जैक ने गाड़ी मीर को दे दी। जूही और जीतू गाड़ी में बैठ गए। जीतू पीछे और जूही सामने बैठी हुई थी और मीर ने गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए जैक से कहा, अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा कभी, बाकी तुम सब जो चाहे कर सकते हो, बस ब्लास्ट के बाद राघव को कहना मुझे कॉल करे। मीर की बात सुनते ही जैक ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और मीर ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली और मन ही मन कहा, राका को मैं अपने पास ही बुला लूंगा। कुछ दूर चलकर मीर ने सनी को पिक किया और वो वहां से निकल गए। क्या प्लान किया था देवांगन ने तेरे लिए? मीर ने बिना सनी की तरफ देखे ही उससे पूछा, जो जीतू के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। सनी ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया, उस देवांगन ने मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था और उसने मुझे मारने के लिए सिर्फ एक अकेले आदमी को भेजा था।
क्या सच में उसे लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? सनी की बातें सुनकर मीर मुस्कुराने लगा और जूही के साथ साथ जूही, वो दोनों बस सनी की शक्ल देख रहे थे। सनी ने अपना कहना जारी रखा, तो क्या वो आदमी जैसे ही अंदर आया मैंने उस पर वार कर दिया और वो वहीं बेहोश हो गया। फिर मैंने अपने लोगों के होश में आने का इंतजार किया, फिर उन्हें वहां से भेजकर तेरे पास आ गया। कहकर सनी ने अपना सिर गाड़ी की सीट पर टिका कर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली। मतलब वो अब भी जिंदा है? मीर ने ड्राइविंग करते हुए कहा। तो सनी ने बस हाँ कहा, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। तभी मीर की नजर जूही पर पड़ी, जो उसे गुस्से में घूर रही थी। ये देखकर मीर ने अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ भी नहीं कहा। तभी उसके फोन की बेल बजी। वहीं जब देवांगन की गाड़ी ब्रिज पर पहुंची तो वो बेहद जोर से ब्लास्ट हुई और उनसे कुछ ही दूर पर रुके राका ने मीर को कॉल करके इसकी खबर दे दी। राका कॉल कट करने ही वाला था कि तभी मीर ने उससे कुछ कहना चाहा, पर राका ने बिना मीर की कोई बात भी सुने ही उसने उससे कहा, बॉस मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। ये कहकर राका ने तुरंत कॉल कट कर दिया। प्रेजेंट मीर अब खामोश था। तो जूही ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तो फिर राका से क्या बात हुई तुम्हारी? कुछ नहीं, बस उसने मुझे उसी रात एक मैसेज भेजा था कि वो अपनी फैमिली के साथ और इन सब से दूर रहना चाहता है। मैं उसका मैसेज पढ़ते ही उसे कॉल किया और उसने कॉल रिसीव नहीं किया। उसके बाद उसका फ़ोन बंद आने लगा। उसके बाद मैंने किसी से कोई बात नहीं की और नंबर भी बदल लिया। मीर ने अपनी बात पूरी की और जूही का हाथ अब उसने अपने हाथ में ले लिया और आगे कहा, अब हम यहाँ से वापस इंडिया चले जाएंगे। मीर की बात सुनते ही जूही के चेहरे पर स्माइल आ गई। मीर ने जूही के उड़ते हुए बाल उसके कानों के पीछे किए और उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, और कुछ जानना है? मीर का सवाल सुन जूही ने तुरंत किसी छोटे बच्चे की तरह हाँ में अपना सिर हिला दिया। क्या? मीर ने फिर पूछा। क्या जीतू को इन सब के बारे में पहले से पता था? जूही ने अपनी बात कही और एक टक नजरों से मीर की तरफ देखने लगी। इससे पहले कि मीर जूही की बात का कोई जवाब देता, पीछे से जीतू की आवाज आई। मुझे तो मीर जीजू ने पहले ही मैसेज पर सब बता दिया था, निकलने से पहले। जीतू की बात सुनते ही जूही ने पलट के उसकी तरफ गुस्से से देखा। अपनी दीदी को इतने गुस्से में देखते ही जीतू तुरंत वहां से भाग गया और जूही उसे भागता देख वो भी उठकर उसके पीछे जाने को हुई, पर उससे पहले ही मीर ने उसकी कलाई पकड़कर वापस अपनी तरफ खींच लिया। जूही सीधे मीर की गोद में आ बैठी। उसने मजबूती से मीर को पकड़ लिया था और अपनी आंखें भी उसने कस के बंद कर रखी थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए। अचानक जूही को अपनी गर्दन पर मीर की गर्म सांसें महसूस हुई और अगले ही पल उसके कानों में बेहद धीमी सी मीर की आवाज पड़ी, जब तक मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, कभी भी नहीं। मीर की बात सुनते ही जूही की पकड़ मीर पर और कस गई। मीर ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपने सामने का नजारा देखने लगा। दूर तक फैले हुए पानी में मस्ती एक अजीब सी उथल पुथल को देखते हुए मीर के चेहरे पर सुकून के साथ होठों पर मुस्कुराहट भी थी और उसकी बाहों में उसकी जिंदगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।